स्टार्ट। नमो नमः। जागृत और सजग श्रोता बंधुओं को मेरा नमन। स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से दिए गए आज के इस विषय पर मैं अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुई हूं और आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। बंधुओं, आपने सोचा है कि सूरज ना तो उगने के लिए किसी से अनुमति मांगता है और ना ही अस्त होने के लिए। तारों की चमक, भौरों की गुनगुनाहट, नदियों का प्रवाह, फूलों की लालिमा, सब कुछ स्वच्छंद है। सोचिए, यदि ये किसी और पर निर्भर न होते तो प्रकृति की सौंदर्य और बढ़ जाती, और यदि ये निर्भर होते तो क्या प्रकृति इतनी सुंदर दिखती? नहीं ना। तभी आत्मनिर्भर भारत भी एक ऐसी ही सोच है। यदि अपने राष्ट्र को इतना सुंदर बनाना है तो आत्मनिर्भर सोच रखनी होगी। समझते हैं आत्मनिर्भर भारत क्या है। पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। अब तक दुनिया भर में जिंदगी पटरी पर नहीं लौट सकी है, ना ही देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही सामान्य रूप से बहाल हो सकी है। ऐसे में इन हालातों में ये बात तो स्पष्ट है, ये तो साफ है कि कोविड-19 महामारी से पहले और बाद की स्थिति सामान्य नहीं रहेगी, बल्कि काफी कुछ बदल चुका हो। और देख रहे हैं कि तकरीबन सभी देश घरेलू आर्थिक मोर्चे पे बेरोजगारी, मांग की कमी, ट्रेड साइकिल के डिस्टर्ब होने, ग्रोथ रेट नीचे जाने, पीपी किट, दवाइयां जैसी अन्य जरूरी वस्तुओं की कमी जैसे संकट का सामना करें। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश के लिए एक नए विजन के रूप में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को कोविड-19 महामारी को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी के इस संकट ने हम सभी को लोकल प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में लाने के लिए विवश कर दिया, और लोकल बस हमारी जरूरत नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं कहूंगी कि अब लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। इस कोविड महामारी संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का महत्व समझाया, और अब लोकल को हम अपने जीवन में लाएं, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान आगे चलकर सक्सेसफुल हो पाएगा। तो 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। ये राशि यानी 20 लाख करोड़ रुपए, ये हमारी भारत की जीडीपी का 10%। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किए गए पैकेज में भूमि, लैंड, श्रम, लेबर और तरलता कानून यानी लिक्विडिटी, ये अभियान उन पर केंद्रित होगा। इनके साथ साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई, मजदूर वर्गों, मध्यम वर्ग तथा अन्य उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इस पैकेज में 4L पर फोकस किया गया है। समझते हैं उन 4L के बारे में। पहला L है लैंड, दूसरा L है लेबर, तीसरा L है लिक्विडिटी और चौथा L है लॉ। तो सरकार ने इन 4L पर फोकस रखा है। आइए संक्षिप्त में इन चारों L को एक एक करके समझते हैं। तो इससे पहले ये समझते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के मायने क्या। वैश्वीकरण का युग है,
सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हो। ऐसे में आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की परिभाषा भी बदल गई है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में अटूट विश्वास रखता है। ऐसे में आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड से भिन्न है, अलग है। भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है। ऐसे में यदि भारत प्रगति करता है, भारत तरक्की करता है, तो वह ऐसा करके दुनिया की तरक्की में ही अपना योगदान देता है। यहां मैं ये भी बताते चलूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाता, अपितु दुनिया के विकास में ही मदद की जाए। और इसीलिए मैं कहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का मकसद या उद्देश्य सिर्फ कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना ही नहीं है, अपितु भारत का भविष्य में पुनर्निर्माण करना भी है, ताकि भारत अपनी घरेलू मांग को, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर सके और इससे देश की अवसंरचना को भी मजबूती मिल सके, यहां अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जा सके। अब समझते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो ये विचार है, ये महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से कैसे मेल खाता है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत का जो विचार है, ये भारत की वैचारिक परंपरा का हिस्सा रहा। महात्मा गांधी का ये मानना था, वो ये सोच रखते थे कि प्रत्येक गांव अपनी जरूरतों को पूरा करने के मामले में स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर। और अगर ऐसा हो पाया तभी जाकर प्रत्येक गांव में सच्चा ग्राम स्वराज्य स्थापित हो पाया। और उन्होंने गांव की तरक्की के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने पर बल दिया। और इसमें, इस अभियान में खादी और चरखा, इनका प्रचार एवं प्रसार भी शामिल है। यहां हम ये भी समझते चले कि ग्लोबलाइजेशन से जो उपजे डीमेरिट्स हैं या जो नकारात्मक इसका नतीजा रहा है कोविड-19 से उपजे संकट के पश्चात, तो अब सरकार के द्वारा ग्राम स्वराज्य की तर्ज पर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मॉडल के ऊपर अब एक रूरल इकोनॉमिकल सेटअप को बनाने की मंशा जताई जा रही है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि स्वदेशी सदैव से भारत की वैचारिक परंपरा का एक हिस्सा रहा है और जो कि भारत की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल भी रहा और जिसे लंबे समय से हमारे देश का एक राष्ट्रवादी तबका इसकी वकालत करते आ रहा है। अब समझते हैं उन 4 एल के ऊपर जिन पर सरकार ने इस अभियान के माध्यम से फोकस किया है। तो इनमें पहला मैंने आपको बताया कि लैंड है, लैंड यानी जमीन। अब बिना जमीन के उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती, तो ऐसे में स्थापना के लिए आवश्यक है कि हम लैंड इश्यूज को क्लियर करें। तो सरकार ने इस पैकेज के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है, इस अभियान के माध्यम से लोगों तक ये विचार पहुंचाया है कि वो इन लैंड इश्यूज को क्लियर करेंगे ताकि निजी क्षेत्र अपने उद्योगों की स्थापना कर पाए या निवेश कर पाए। दूसरा एल है लेबर यानी श्रम। अब श्रम के बगैर भी आप निवेश नहीं कर सकते, ना ही उत्पादन कर सकते हैं और ना ही उद्योगों की स्थापना की कल्पना की जा सकती है। लेकिन भारत में लेबर लॉ को लेके कई जटिल कानून हैं, तो ऐसे में आवश्यकता है कि हम कुछ तार्किक, रैशनल और लॉजिकल कानून के साथ सामने आए। अब फिर आर्थिक गतिविधियों का पहिया चलाने हेतु नकदी यानी लिक्विडिटी का होना भी बेहद जरूरी है। हमारा फोकस का चौथा क्षेत्र है लॉ। भारत में कई ऐसे जटिल कानून हैं जिनकी वजह से रुकावटें पैदा होती है विकास के रास्ते। तो आत्मनिर्भरता के रास्ते को साफ करने के लिए सरकार इन कानूनों में कई बड़े बदलाव की घोषणा भी करे।
यहां ये भी समझते चलें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में 5 महत्वपूर्ण पिलर्स क्या है, स्तंभ क्या है। इनमें पहला है इकोनॉमी, दूसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर है टेक्नोलॉजी, चौथा पिलर है वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा पिलर है डिमांड। इन पांचों पिलर्स को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आधारभूत स्तंभ माने गए हैं। इनमें हम एक एक करके इन आधारों को समझें तो इनमें पहला स्तंभ है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था वृद्धिशील परिवर्तन यानी इंक्रीमेंटल चेंजेस की जगह पर क्वांटम जंप यानी बड़ी उछाल पर आधारित। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। इसमें तीसरा स्तंभ है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली। चौथे पिलर की बात करें तो वो है वाइब्रेंट डेमोग्राफी यानी गतिशील जनसांख्यिकी, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऊर्जा का स्रोत रहेगी। आखिरी स्तंभ की बात करें तो वो है डिमांड, जिसमें भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला, डिमांड और सप्लाई चेन की योग्यता क्षमता का पूरा उपयोग करने का एक विजन, एक प्लान रखा गया। और सरकार ने इसके लिए इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, इनके लिए कई आर्थिक सुधारों की घोषणा की। आइए समझते चलें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए अनेक प्रकार के आर्थिक सुधारों की जो घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए मैंने आपको पहले बताया कुल 20,97,053 करोड़ की आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। अब इसमें जारी पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के 1,92,800 करोड़ रुपए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 8,01,603 करोड़ रुपए के आर्थिक या मौद्रिक उपाय भी शामिल है। हम सभी अवगत हैं इस बात से कि इस पैकेज को 8 किश्तों में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं की भी घोषणा की। और हम सब जानते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा में भी सरकार के द्वारा कई बदलाव किए गए। आर्थिक पैकेज की बात करें तो खनिज, माइनिंग, रक्षा उत्पादन, कोयला, अंतरिक्ष, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, परमाणु ऊर्जा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आदि में भी संरचनात्मक सुधारों पर घोषणा किया गया है और इन पर फोकस किया जाएगा। आंशिक रूप से उत्पादन किए जा चुके कोयला ब्लॉक के लिए उत्पादन सह अन्वेषण प्रणाली की भी घोषणा की जाएगी और इसके बाद आंशिक रूप से खनन किए जा चुके कोयला ब्लॉक की भी नीलामी की जा सकेगी। इन सुधारों से हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र की भूमिका में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। रक्षा उत्पादों की बात करें तो रक्षा उत्पादों में एक तरीके से आत्मनिर्भरता को हम कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए मेक इन इंडिया पहल पर भी जोर दिया जाएगा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी निगमीकरण किया जाएगा ताकि आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता माने ऑटोनॉमी, दक्षता, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुधारा जा सके, ऐसा सुनिश्चित किया गया। रक्षा विनिर्माण में एक तरीके से ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई में निवेश सीमा जो है उसे 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। सामाजिक अवसंरचना यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में भी निजी क्षेत्रों की भागीदारी और उनका निवेश बढ़ सके, इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजेएफ स्कीम की घोषणा की गई है। अब वीजेएफ स्कीम के रूप में कुल
परियोजना लागत का जो 30% तक की राशि है उसे अनुदान के रूप में प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की क्षमता में बढ़ोतरी हो, विकास हो, सुधार हो, इसके लिए निजी क्षेत्र को इसरो की सुविधाओं तथा अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने की भी इजाजत, अनुमति दी गई। इसरो की जो भविष्य की योजनाएं हैं, जैसे अंतरिक्ष की खोज, अन्य ग्रहों की खोज, माफ कीजिएगा, बाहरी अंतरिक्ष यात्रा आदि में भी निजी क्षेत्र की सहभागिता की इजाजत दी गई। सरकार ने भी निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उन्हें विदेशी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के नियमों में ढील देने का प्रस्ताव जारी किया। तो जब जो नई नीति आई है, इसके तहत निजी कंपनियों की जो भागीदारी है, उनका जो पार्टिसिपेशन रहेगा, योगदान रहेगा, उसे बढ़ावा दिया गया, इजाजत दी गई है, अनुमति दी गई। हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में किसान को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी मॉडिफिकेशन, बदलाव करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों जैसे खाद, अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू, प्याज इत्यादि, इन सभी में इनकी प्राइसेस को डीरेगुलेट करने की बात की गई है। माने सरकार इनके बाजारिक जो मूल्य है उनमें हस्तक्षेप नहीं करे और इन्हें इस कानून के दायरे से नियमन मुक्त किया जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के बाद, अमेंडमेंट के पश्चात, जो प्रसंस्करण करने वाले हैं यानी जो फूड प्रोसेसर्स हैं या मूल्य श्रृंखला के अन्य भागीदारों पर भी भंडारण सीमा लागू नहीं। ये सीमा कब लागू होगी? जब राष्ट्रीय आपदा पैदा होगी या भुखमरी जैसी आपात स्थितियां जब आएंगी, तभी ये भंडारण सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कई विभिन्न योजनाओं की भी घोषणा की गई। अब हम समझते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रमुख योजनाएं क्या बनाई गई, इन योजनाओं पर पहल किस ढंग से किया गया है। तो इनमें पहले है आपका एमएसएमई तथा अन्य व्यवसायों में सुधार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी सुविधा की बात की गई है। दूसरे में आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 8 प्रमुख आयात क्षेत्रों में कटौती करने की बात है, जैसे चमड़ा व चमड़े से निर्मित वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, कीमती पत्थर, मशीनी टूल्स, मोबाइल फोन्स, आपके फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एयर कंडीशनर्स, फर्नीचर्स आदि। इसके बाद 10,000 कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स की स्थापना भी करने की बात है। फिर कर्ज के बोझ से जो भी एमएसएमई या अन्य उद्योग प्रभावित हैं, उनके लिए लगभग 20,000 करोड़ का अधीनस्थ ऋण। फिर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एचएफसी और एफएफसी के लिए 20,000 करोड़ की निवेश या तरलता योजना की भी शुरुआत की गई। अब जानते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए हम निजी क्षेत्र को जो भी निवेश हो रहे हैं उसमें वो कैसे अपना योगदान और दे सके, इसके लिए जो भी सुधार किए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो इनमें पहला है, जो नए अग्रणी क्षेत्र हैं उनमें बढ़ावा के लिए आर्थिक रूप से सोलर पीवी विनिर्माण या अन्य चीजों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा है, निवेश में जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाएगी। फिर निवेश प्रतिस्पर्धा को, इन्वेस्टमेंट कंपटीशन को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच रैंकिंग तैयार की जाएगी, एक सूची तैयार की जाएगी। और लास्ट है, निवेश योग्य परियोजना का गठन होगा और विभिन्न मंत्रालय में एक निवेश परियोजना इकाई की भी स्थापना करने की बात है। अब देखेंगे भारत के अर्थव्यवस्था में 8 क्षेत्रों में जो ढांचागत सुधार की बात की गई है, तो हम उन सेक्टर्स को एक बार देख लेंगे फटाफट। इनमें पहला क्षेत्र है खनिज, माइनिंग सेक्टर, और दूसरा है कोयला, कोल सेक्टर, तीसरा है रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर,
चौथा है आपका सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है आपका नागरिक उड्डयन क्षेत्र, एविएशन इंडस्ट्री। फिर आपका है स्पेस, अंतरिक्ष। फिर है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। और फिर है विद्युत क्षेत्र, आपका इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो पैकेज जारी किया गया है उसका वितरण एक बार देखेंगे। इनमें कुल 4 व 5 भाग हैं। एक एक करके इन भागों का वितरण और ये वितरण किन क्षेत्रों पर सीमित रहेंगे उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो इनमें पहला भाग है हमारा 5,94,550 करोड़ के फंड के साथ, कोष के साथ, जो फोकस करेगा एमएसएमई, ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, गरीब कल्याण योजना पैकेज, रेरा रियल एस्टेट व क्रेडिट, इन पर भाग एक का फोकस रहेगा। भाग 2 के फोकस की बात करें तो 3,10,000 करोड़ के कोष के साथ इनका फोकस रहेगा कृषक व प्रवासी मजदूर, फार्मर्स और लेबरर्स तक। भाग 3 की बात करें तो इनका फोकस रहेगा, पहले हम फंड जानते हैं, 1,10,000 करोड़ का फंड है और फोकस है एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज। भाग 4 और 5 की बात करें तो 48,100 करोड़ के फंड के साथ फोकस रहेगा खनिज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा आदि। अब देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए अब तक किए गए प्रयासों की घोषणा। इनमें हम दोनों टाइम फ्रेम्स देखेंगे, पहला आजादी के बाद से लेकर अब तक और दूसरा आजादी के पूर्व क्या क्या प्रयास किए गए हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। पहले देखते हैं आजादी के बाद से अब तक के प्रयास। इनमें पहला है आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, दूसरा है डिजिटल इंडिया, तीसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की नई परिभाषा, चौथा है एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, फिर है आपका मत्स्य नीति, फिशरीज एक्ट, फिर आपका है एलपीजी नीति 1991 की, हरित क्रांति, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन और जनधन खाता इत्यादि योजनाओं की बात। आजादी के पूर्व जो प्रयास किए गए हैं उनकी बात करें तो इनमें पहला रहेगा लोकमान्य तिलक के द्वारा स्वराज व स्वदेशी का दिया गया नारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया पहला स्वदेशी का नारा, फिर 1854 में बंबई में पहली आधुनिक सूती कपड़ा नैनाभाई कोवासजी डवर ने स्थापित की थी, फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल फर्म की स्थापना, फिर 1907 में टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना और 1904 में पहली सीमेंट कारखाना मद्रास। तो इसी प्रकार से अनेक छोटे बड़े पहल किए गए, प्रयास किए गए कि भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया जाए आजादी के पूर्व। हम यहां देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के इस विचार में महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की भी एक झलक हमें देखने को मिलती है। और ये जो स्वप्न था उनका, ये सपना था, ये इन्होंने आज से 100 साल पूर्व देखा। यहाँ हम एक और डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं, वो एक बुक है जो हमारे लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। बुक का नाम है इंडिया विजन 2020। तो इस बुक में भी उन्होंने भारत के लिए एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट, एक विजन रखा था। इसमें एक बहुत ही फेमस एक्रोनिम है PURA, पूरा मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। तो इसके माध्यम से इन्होंने हमारा रूरल इकोनॉमिक सेटअप कैसा हो इसकी बात की थी। और ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग वर्क मैं समझती हूँ, क्योंकि 1990 में उन्होंने ये सोचा कि आज से 20 साल पश्चात हमारा भारत कैसा, और उनके इस पुस्तक में दी गई बातों पर आज हम विभिन्न मीडिया आउटलेट्स को देखते हैं कि वो हमें इस विचार के ऊपर बात करते नजर आते हैं, पैनल डिस्कशन होता है, विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठी होती है। अब हम यहां देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता की, तो हम जानते चले कि भारत विभिन्न विदेशी कंट्री से अनेक प्रकार की वस्तुओं का आयात करता है, और इसीलिए वर्ष 2019 से 20 में भारत का कुल व्यापार घाटा 26.32 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।
वो तो कोविड-19 महामारी के चलते संपूर्ण वैश्विक आयात निर्यात पर एक तरीके से बहुत बुरा असर पड़ा, तो अब ठप है। तो इसीलिए ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अभियान न सिर्फ भारत के लिए अपितु इसके पड़ोसी राज्यों के लिए या विश्व के विभिन्न अन्य देशों की आवश्यकताओं पूर्ति हेतु एक सही समय पर उठाया गया एक सही कदम। यहाँ ये भी जानते हैं कि कौन सा देश कितना आत्मनिर्भर है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन हमारा पड़ोसी देश, वो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर समस्त उपभोक्ता की वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर है। इजराइल की बात करें तो रक्षा उत्पादों से लेकर समस्त सेवा क्षेत्र में उसने आत्मनिर्भरता को हासिल किया है। इसी प्रकार से संयुक्त अरब अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात आदि विभिन्न देशों ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुशल प्रबंधन किया है। भारत के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ कुछ सुझावों की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है कि हम प्रक्रियाओं को सरल, आसान बनाएं। इसका सलूशन होगा स्पॉट रिफॉर्म। स्पॉट रिफॉर्म के माध्यम से हम अपने उद्योग को न सिर्फ प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे, लेकिन हमारे उद्योग वैश्विक पटल पर भी उत्पाद कर सके, सक्षम हो, इसमें भी सुधार। यहाँ कुछ चुनौतियां भी देखते चलते, 3-4 चुनौतियां हैं। इनमें पहला, श्रम सुधारों को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हमारे लिए। भारत में ऐसे श्रम कानूनों की आवश्यकता है जो मजदूरों के हितों के संरक्षण से संबंधित हो, उनकी इंटरेस्ट को सर्व करे, ऐसा कानून चाहिए। दूसरा, भारत में जो लाइसेंसिंग प्रणाली है, जो निवेश प्रक्रिया है, जो उद्योग प्रणाली है, उसमें जटिलताएं हैं। तो लोग भारत में निवेश करने से या अपने उद्योग को स्थापित करने से कतराते हैं। तो यहाँ भी एक रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा है कर प्रक्रियाओं को लेकर जटिलताएं, मतलब टैक्स सिस्टम अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। चौथा, तकनीकी व वित्तीय जटिलताएं, फाइनेंशियल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज है। और चौथा कि भारत के उत्पादों की जो गुणवत्ता है वो वैश्विक स्तर का हो, उसको बनाने की भी अपने आप में एक चुनौती है, चैलेंज है। अब बात करेंगे कि आगे की राह क्या। तो आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व एक सप्लाई चेन के लिए विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में भारत यदि अपने बुनियादी समस्याओं को, कमियों को, उनमें सुधार कर ले, तो वो मैं समझूंगी कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक विकल्प के रूप में उभरने के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ जो चीन स्थित विदेशी कंपनियां हैं, वो निवेश हेतु भारत में निवेश करे, आकर्षित हो और आए, उसके लिए जरूरी होगा कि सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे में सुधार करे। ना सिर्फ इसीलिए बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्विकसित करने के लिए सरकार को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। इससे भारत में अधिक रोजगार सृजन होगा और संरचना, भारत की जो संरचना है, जो इसका ढांचा है, फ्रेमवर्क है, इसको भी मजबूती मिलेगी। यहां हुआ क्या है कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का जो एक नेगेटिव नतीजा रहा है, वो ये था कि औद्योगिकरण अर्बन सेंटर्स में, सिटीज में, टाउन्स में, वहां तक सीमित हो गया। तो अब आवश्यकता है औद्योगिकरण का डिसेंट्रलाइजेशन करने की और इसे फिर से गांव, कस्बों और छोटे शहरों में लेकर आने की जरूरत है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय आर्थिक मांग की कमी का सामना कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन ने कुल मांग को ही कम कर दिया। ऐसे में मांग बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाए और इसीलिए ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की जरूरत है। इससे न सिर्फ संरचना विकसित होगी, अपितु उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और उसके पश्चात मजदूर वर्गों के हाथ में पैसे आने से उनका परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा। हालांकि ये भी जानना है कि अगर हम ये सोचते हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों के बूते ही हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये संभव नहीं हो सकेगा। सरकार को समग्र सुधार को बढ़ावा देना होगा और उसके लिए कौशल क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सिविल सेवा सुधार,
और श्रम सुधार, इन सभी और इनके अतिरिक्त विभिन्न देश के आयामों पर उन्हें ध्यान देना होगा ताकि देश में केपेबल ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध हो सके। यहां हम ये भी जानते चलेंगे कि कृषि क्षेत्र में हमें क्या क्या करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में रूरल सेटअप की अगर बात करें तो जो पिछड़े राज्य हैं उन्हें लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसमें आपका खादी ग्राम उद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य उद्योगों, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि स्थानीय उत्पादों को एक अलग पहचान मिले, स्थानीय रोजगार सृजन हो सके और लोकल सप्लाई चेन भी मजबूत हो सके, सुदृढ़ हो सके। इसके अलावा और कई अन्य उपायों की जो शुरुआत है, सॉल्यूशंस है, उन पर हम पहल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये जो स्व विश्वसनीय भारत अभियान योजना है, इसका टारगेट ऑडियंस कौन रहेंगे, इनके लाभार्थी कौन रहेंगे। तो इसमें आपके गरीब नागरिक, हमारे किसान भाई बंधु, प्रवासी श्रमिक, मछुआरे, पशुपालक, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम वर्ग के उद्योग, किराएदार, संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग आदि। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कई योजनाओं में पहल कर रहा है। मसलन के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ कई उद्योगों की स्थापना हो रही है, कारखानों में नई मशीनें, नई तकनीकों का उपयोग लिया जा रहा है, सहारा लिया जा रहा है कार्य करने के लिए। तीसरा, आप देखें तो सुई से लेकर प्लेन तक के बनाने की योजना पर पहल की जा रही है, उनका उत्पादन कैसे करें उस पर एक पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। चौथा, आप देखें तो शिक्षा नीति में भी कई सुधार किए जा रहे हैं। पांचवा देखेंगे तो अस्पतालों में नए जो भी उपकरण है वो आ रहे हैं और उपकरणों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है ताकि भारत में ही जितना संभव हो सके यहाँ पे इलाज का उपचार हो और लोगों को भारत छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता ना। कृषि क्षेत्र में पहले से अधिक महत्व दिया जा रहा है और इसकी स्थिति को सुधार करने हेतु कई योजनाओं पर बात चल रही है। और अंतिम में भारत अब डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है और इसके लिए उसने ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी। हम कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, बस भारत ने इसी कथन को कर दिखाया, सिद्ध कर दिखाया। जब कोविड-19 महामारी ने भारत में अपनी दस्तक दी तभी भारत ने तुरंत भारी मात्रा में पीपीई किट, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, KN95 मास्क, अन्य उपकरणों का, वस्तुओं का, विभिन्न उपकरणों का भारी मात्रा में उत्पादन शुरू कर दिया था। भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों का देश रहा है और आजादी के पश्चात देश की भुखमरी, गरीबी को देखते हुए महात्मा गांधी ने एक स्वप्न देखा था कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। चूंकि वहां उस टाइम रिसोर्सेस की कमी थी, संसाधनों की कमी के कारण, सुविधाओं की कमी के कारण ये उनका स्वप्न पूरा न हो सका पूरी तरीके से, पर फिर भी लोगों ने अपने स्तर पर जितना हो सका खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने हमें महात्मा गांधी की उस आत्मनिर्भरता के स्वप्न को दोबारा याद कराते हुए देशवासियों से अपील की है, आह्वान किया है कि वो लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना अहम योगदान दें। भारत में चूंकि संसाधनों की कमी नहीं है और अब भारत सक्षम है, केपेबल है कि वो विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन को कर सके और अन्य वैश्विक देशों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उसे इसके लिए किसी और देश की आवश्यकता, सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बनने का तात्पर्य है कि भारत को विभिन्न क्षेत्रों में खुद पर ही निर्भर होना पड़ेगा, अनेक वस्तुओं का निर्माण भारत में ही करना होगा। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि यहाँ हम युवाओं के लिए रोजगार पैदा कर सके, गरीब नागरिक के लिए अनाज, भोजन पर्याप्त मात्रा में उन्हें मुहैया करा सके, हमारे यहाँ के उद्योगों में सुधार हो। यही इस अभियान का एक तरीके से आप समझे तो मुख्य उद्देश्य भी है। यदि हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा तो इसके अनेकानेक फायदे हैं, न सिर्फ
ये कि हमारा देश विकसित होगा, अभी तो देश के लोगों की तरक्की में भी एक सहायक कदम साबित होगा। हमारे यहाँ पे उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी, देश को अन्य देशों से सहारा लेने में, सहयोग लेने में कम जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे गरीबी के साथ साथ हम बेरोजगारी से भी लड़ने में केपेबल बनेंगे, सक्षम बनेंगे। इसके साथ साथ देश की वित्तीय और आर्थिक जो स्थिति है वो भी मजबूत होगी। हमारे देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। आगे चलकर देश आयात कम और निर्यात ज्यादा कर पाएगा अन्य देशों से। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ देश अधिक से अधिक वस्तुओं का भंडारण करने में सक्षम रहेगा और देश में स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर देश की तरक्की को शीर्ष तक ले जाने में हमें सहायता प्राप्त होगी। यहाँ हम 5 आईज की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में 5 आईज की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया था। इनमें पहला आई है इंटेंट यानी इरादा रखना, दूसरा आई है यानी इन्वेस्टमेंट निवेश करना, तीसरा आई है इंक्लूजन यानी समावेश करना, चौथा आई है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सार्वजनिक ढांचे को मजबूत करना और पांचवा आई है इनोवेशन और इन्वेंशन यानी नई चीजों का खोज करना। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाने में, यह अभियान सफल हो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने स्तर पर भी घर में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, उपयोग करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उन्हें त्यागे, तभी जाकर ये अभियान सार्थक होगा, सफल हो पाएगा और हम भी अपने देश एवं राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ मुझे हिंदी के महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई बात याद आती है, वो भी हमें आत्मनिर्भर बनने की सीख देते हैं। उनका कहना था कि वस्तुतः जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में हमें समाज से अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त होता है, पर यदि ये सहयोग हमें आवश्यकता से अधिक प्राप्त होने लगे तो ऐसे में इंसान आत्मनिर्भर न होकर किसी और पर निर्भर बनने के लिए आदी हो जाता है और किसी और पर उसकी निर्भरता उसकी परातंत्रता का कारण भी बन जाती है। जब व्यक्ति किसी और पर निर्भर होता है तो ऐसे में वो अपने जीवन से जुड़े हुए सुखों को, उनका वास्तविक उपभोग नहीं कर पाता। वास्तव में आत्मनिर्भर और स्वावलंबन ही हमें स्वाधीन बनने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का, महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं का अपने सुविधानुसार उनकी पूर्ति कर सकता है। यहाँ मुझे कवि मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं, उन्होंने साकेत में उर्मिला लक्ष्मण के संवाद के रूप में स्वावलंबी आत्मनिर्भरता को महिमा मंडित करते हुए लिखा है, यह पाप पूर्ण परावलंबन चूर्ण होकर दूर हो, आज फिर हमें स्वावलंबन का प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए। तो आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होता है। बैसाखी के सहारे चलने वाला व्यक्ति अगर उसकी बैसाखी छीन ली जाए तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है और यही स्थिति दूसरे देशों के सहारे चलने वाले राष्ट्र की होती है। यहाँ मैं कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियों को भी कोट करना चाहूंगी, जिससे हमें खुद पर भरोसा जताना, विश्वास रखना और आत्मनिर्भर बनने की सीख एवं प्रेरणा लेनी चाहिए। वो कहते हैं, राम रसायक सहायक उनके होते जो होते हैं आप सहायक, माने गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। कवि तुलसीदास जी ने भी हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया है। वो कहते हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही, और हितोपदेश में भी कहा गया कि जो व्यक्ति पराधीन है, परावलंबी है, वो एक मृत व्यक्ति के समान है। वो अपने सांसारिक या भौतिक सुखों का उपभोग नहीं कर पाता, उनकी अनुभूति नहीं कर पाता। और इसीलिए हमारे राष्ट्र को न सिर्फ राज्य व्यवस्था के स्तर पर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना है, अपितु अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी विनिर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को हासिल करना है। और अंत में मैं देश के नाम चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, बादल छटेंगे सूरज निकलेगा, बादल छटेंगे सूरज निकलेगा, तेरी किस्मत तू खुद बदले,
बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा, तेरी किस्मत तो खुद बदलेगा। खुद पर विश्वास बनाए रखना, खुद पर विश्वास बनाए रखना, तेरा सितारा भी एक दिन चमकेगा, तेरा सितारा भी एक दिन चमकेगा। जय स्वदेशी, भारत माता की जय। धन्यवाद।